आवाज जा रही है बाबू पीछे? इससे पहले क्लास में हम आपको किसके बारे में बता दिए थे? सिक्का वगैरह के बारे में बता दिए थे। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। आज उसके आगे बताना है विदेशी यात्रियों का विवरण। बताइए। हाँ, अभिलेख। हाँ, क्या पढ़ाना है? अभिलेख। ऐतिहासिक काल। बताइए, इसका पहला हिस्सा हम जो देखते हैं वो इसके पढ़ने का जो स्रोत है वो 3 खंड में है। बताइए, ये वाला। हाँ, पूरा तात्विक। गदही चप्पल घसीट के मत चल, कहीं से चल, जानवर की तरह नहीं। देखो अभी वो पागल की तरह चलती है, सब तरीका ही तमीज नहीं है। पुरातात्विक के बाद विदेशी यात्री। विदेशी यात्री, जो यात्री आए थे उन्होंने जो लिख दिया था। और साहित्य। साहित्य समझ आ गया? चलिए आगे देखते। बैठा लो जी बकलोलियन को। बकलोल जो रहेगा ना, लड़की लोग गौर कीजिएगा, चारों ओर से बकलोल रहेगा वो। एक चीज कभी गौर कीजिएगा ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर बकलोल रहेगा हर डायरेक्शन से बकलोल रहेगा। डिसिप्लिन में भी, देखने में भी, पढ़ने में भी, खाना बनाने में भी, बिहेव करने में भी, चारों ओर से जाएगा बकलोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जब कभी किसी घर में आग लगता है ना, तो चारों ओर से लग जाता है। नहीं समझे? उसी तरह जब इंसान में आग लगता है, चारों ओर से लग जाता है। देखिए, जो पढ़ने में ठीक ठाक रहेगा ना, काफी चीजों में मतलब ठीक ठाक रहता है। देखिए, एक रिजल्ट होगा तो कई को में हो जाएगा, नहीं होगा तो कोनों में नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा बैल है सब, जिसका कोई हद नहीं। ग्रेजुएट हो गया सब, आ गया सब खान सर के कोचिंग, हुए से सुनाई दे रहा है चप्पल घसीट के चल। हमरे घर के रहते लोग अभी मार के पैरवा छटका देते। 6 महीना बैठल रहते लोग ना, तो याद आता, अरे बाप बाप काहे छटकल हलो। एक तो हम ये सबसे परेशान है, ये सब एसी लगाता है सब, बिना दिमाग का ऐसे सब भी। तुम लोग अपना दिमाग काहे लगाते हो लोग इसमें? 1 टन बोले थे, लगा दिए 2 टन। अभी हम कितना बोले थे स्टूडियो वाला 1 टन लगाने के लिए, ले आके लगाए हो 2 टन। अब फिर निकालना होगा, फिर लगेगा। अब अपना दिमाग लगाता है सो। बहु पूरा तात्विक में पहला हिस्सा क्या था? सिक्का, ये पढ़ा दिए हैं। दूसरा है अभिलेख। क्या है? अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख में अगर ध्यान से देखिएगा तो अभिलेख जो होता है किसी पत्थर या किसी हार्ड चीज पे खोद के लिख देना, क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता। एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। 2 क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत में अभिलेख अशोक ने चालू किया था, लेकिन अशोक से पहले ईरान का शासक डेरियस ने चालू किया था। तो सबसे पहले अभिलेख डेरियस ने। कहां का शासक था? ईरान का। तो विश्व का पहला अभिलेख ईरान के शासक डेरियस ने। विश्व का पहला अभिलेख ईरान के शासक डेरियस। अब भारत में पहला अभिलेख, भारत का पहला अभिलेख अशोक ने चालू किया था। कोई दिक्कत नहीं ना? अशोक का जो अभिलेख वगैरह का जो साक्ष्य हम लोग कह सकते हैं, या ईरान के शासक का, वो तुर्की से मिला है।
तुर्की का पुराना नाम एशिया माइनर था। तो जो सबसे पुराना अभिलेख कहेगा वो कहाँ मिलेगा? तुर्की से। लेकिन उस समय जब पुराना अभिलेख कर रहा है तो नाम भी पुराना यूज करना पड़ेगा। तुर्की तो अभी का आधुनिक नाम है, उस समय नाम था एशिया माइनर। तो अभिलेख से 3 सवाल याद रहेगा ना। ऐसे अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन। सबसे पहले अभिलेख किसने बनवाया? डेरियस, ईरान का शासक। भारत में पहला अभिलेख कहां पे पाया गया है? अशोक का पहला अभिलेख एशिया माइनर। कहां पे? एशिया। आपको क्या लग रहा है आज का एग्जाम का कंपटीशन लेवल यही रह गया है कि एशिया माइनर पूछ देगा? नहीं, अब वो एशिया माइनर में कहा तो बोगजगोई। कहां पे? बोगजगोई। पहले ना, अब हम लोग के जमाने में ये होता था, समझ में आया कि नहीं आ गया? आज से 15 साल पहले जो देखिएगा, जो एग्जाम का क्वेश्चन जो रहता था ये रेलवे का रहता था, अब वो नहीं रह गया, अब वो भी चेंज हो चुका है। जो पीसीएस का है वो चेंज हो चुका है। और यूपीएससी तो कसम खा ली है कि हमको फेल करने के लिए एग्जाम लेना है। वो क्वेश्चन सेट करती है कि अच्छा, पहले यूपीएससी बच्चों को देख के, सिलेबस को देख के क्वेश्चन बनाती थी। अभी हमको लगता है यूपीएससी के 4-5 बंदे बैठ के सारे कोचिंग का कोर्स खरीदी हुई है, वो देखते रहते हैं। तो लगता है जैसे अच्छा ये नहीं पढ़ा है इसको दे दो। एकदम उसको दुश्मनी टाइप का हो गया। ऐसा लग नहीं रहा है क्या वो ना आपसे कंपटीशन कर रहा है, यूपीएससी वाला हम लोग से कंपटीशन कर रहा है। और हम लोग की मजबूरी समझिए, कोई भी सब्जेक्ट तो इनफाइनाइट है। अब हम लोग को उसमें से देखना होता है कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक लिया जाए, कितना पढ़ाया जाए, ताकि आपको एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा हो जाए यहाँ पे। क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग कितना, हम लोग की भी एक लिमिटेशन है, कितना ही ले जाएंगे यहाँ पे। वो पीछे पड़ा हुआ है यूपीएससी। आओ बहू तो कितना पढ़ाओगे? जितना पढ़ाओगे कोई ना कोई तो छोड़ोगे, वहीं से पूछेंगे हम यहाँ पे। हाँ, तो पहले एशिया माइनर भरी पूछता था, अभी पूछ दिया बोगजगोई। तो बोगजगोई कहाँ है? तुर्की में, एशिया माइनर में। खत्म हो गया आपका कौन सा? ये अभिलेख। अभिलेख कई टाइप के हो सकते हैं। अगर पत्थर पे लिखिया है, देखिए अभिलेख एक कॉमन वर्ड है, कहीं भी लिख देना, उधर के लिख देना अभिलेख। कई को तो अपने शरीर को बना लेता है शरीर लेख, समझ में आ गया? शरीर लेख, अपना नाम वहाँ शरीर पे लिख देता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसको टैटू वटू बना लेता है लोग। अब वही जाएंगे मेडिकल में तो कभी कभी लेवल 1 के मेडिकल में छाट देता है। जहां भी लेवल 1 का मेडिकल लेगा ना, बहुत दिक्कत करता है। आर्मी वगैरह में कभी कभी बढ़िया देख लिया, उसमें तो छाट देता है। खैर, अब वो आपका अभिलेख मिटाना पड़ेगा वहां से। तो अक्सर देखिएगा, जैसे कोई घर बनाया, जैसे मान के चलिए घर बनाया आप लोग, और उस पर एक पत्थर लेके नाम आगे लिखवा दिए, चंडाल निवास। तो आप वो क्या हो गया? आपका अभिलेख। नहीं समझ में आ गया? नजर वजर लगवे नहीं करेगा, बस आगे क्या लिखवा देना है? चंडाल निवास। समझ में आ गया कि नहीं? वो अबे जो 2 को गई थी सब, हाँ ना ना, बौक निवास। लड़की लोग बताओ, अभी ये जो गई थी तो बौक नहीं थी सब? हाँ, हमारा भारत में पता नहीं क्या डिजाइन में है। शिक्षा में टीचर को समझ में नहीं आता, शिक्षा देगी और क्या क्या चीज दे, नहीं समझा? हर एक चीज का ध्यान देना पड़ता है। आगे बढ़ जा। तो अभिलेख समझ में आ गया? पत्थर पे लिख देते हैं तो उसे शिलालेख कहते हैं। शिलालेख छोटे जगह पे कहीं यूज हो जाता है। डीएम के घर के बाहर देखेंगे शिलालेख, प्रधानमंत्री के घर के बाहर देखेंगे लोक कल्याण मार्ग ऐसे लिखा रहेगा। आप लोग को जब सरकारी बंगला मिलेगा तो आपके आगे मिलेगा, वहां पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, आपका नाम, विभाग पर बोझ, ऐसे करके कुछ लिख देगा आपका। तो जिस टाइप का आपका जो भी विभाग होगा, जिसको आप लोग नाचने जाएंगे, वो विभाग का नाम आपका लिखा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? शिलालेख हो जाएगा। तो शिला मतलब होता है पत्थर। अगर छोटे पत्थर पे लिख दिया तो शिलालेख, छोटे पत्थर पे लिखा तो शिलालेख, शिलालेख, कोई दिक्कत? और अगर पिलर टाइप का काट के लिखा तो स्तंभ लेख, उसे क्या कहेंगे? स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब देखिए, शिलालेख जो होता था उस पर दिखना थोड़ा सा कम होता है, कम दिखेगा। लेकिन स्तंभ लेख, जैसे कारगिल चौक, कोई चौराहा बनाया गोलंबर ऐसे, ठीक है, और उसमें खूब अच्छा फूल बगीचा लगा दिए यहाँ पे, एगो पिलर गाड़ दिए यहाँ पे, इस पे चारों ओर से अपना संदेश लिख दिए यहाँ पर। ये एक शहर, एक और इस शहर का इतिहास लिख दिए, दूसरी ओर लिखे इस शहर में कौन कौन विदेशी आक्रमण हुए थे, उसके बाद इस शहर ने कौन कौन विदेशी आक्रमण को हराया था, युद्ध में क्या भूमिका थी। एक साइड में लिख दिए कि आने वाले समय में इस शहर की क्या उद्देश्य है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए।
तो वो अपने अपने बारे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ अभिलेख लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वो क्या हो जाएगा, स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा, स्तंभ लेख। किसी को दिक्कत, कौन सा लेख, स्तंभ लेख। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। स्तंभ लेख के बाद आता है गुफा लेख। तो भाई किसी गुफा में जाएंगे तो वहां भी कुछ कुछ लिखा रहेगा। वैष्णो देवी गुफा में जाइएगा ना, साइड साइड में कुछ कुछ लिख देगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, गुफा लेख हो जाएगा। दीवाल पे लिख दिया तो भित्ति लेख, दीवाल पे लिखेगा तो भित्ति लेख, दीवाल पे लिखा तो भित्ति लेख। कहने का मतलब कहीं भी लिखा हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, अभिलेख कहलाए। क्या कहलाएगा, अभिलेख। देखिए शिलालेख में सबसे प्रमुख आता है आपका, अभिलेख में आप देखेंगे तो इसमें सबसे प्रमुख देखिएगा आपको तो खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो वो कौन सा अभिलेख हो जाएगा, गुफा लेख। खारबेल का क्या हो जाएगा, गुफा अभिलेख। तो बताइए खारबेल का जो हाथी, गुफा का आकार हाथी के समान है, तो क्या हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख। तो गुफा अभिलेख में क्या हो गया, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसका है, खारबेल का। हाथी गुफा अभिलेख किसका है, खारबेल। खारबेल ने हाथी गुफा अभिलेख में लिखा है कि जब शासक नंदराज थे उस समय अशोक ने आके यहाँ आक्रमण कर दिया। इसका मतलब हाथी गुफा अभिलेख है खारबेल का, और उसमें लिखा है वो अपने बारे में नहीं, इतिहास के बारे में लिखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अक्सर देखिएगा जो ठीक ठाक आदमी रहते हैं वो अपने बारे में बहुत कम ही लिखते हैं। अशोक ने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि अशोक का है। अशोक ने अपने अभिलेख में अशोक शब्द का यूज ही नहीं किया है, और ना ही कभी सम्राट का। एक आध जगह है जहां अशोक का यूज किया है, एक आध जगह है जहां किसका यूज किया है, सम्राट का यूज किया है। किसका यूज किया है, सम्राट का। आगे बढ़े तो ये हो गया आपका गुफा भित्ति लेख। दीवालों के बीच में क्या लिखा रहता है, भित्ति लिखा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं पे है तो गुफा अभिलेख वहां पे भी हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं क्या हो जाता है, दीवाल पे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, गुफा अभिलेख। स्तंभ लेख में सबसे ज्यादा अशोक ने लिखा है। अशोक का फेवरेट था क्या चीज, स्तंभ लेख। अशोक ना स्तंभ बनवा के लिखवाने में उसको बहुत मजा आता था। अशोक स्तंभ सुनते होंगे, जहां तहां स्तंभ बनाएगा ऊपर को सियार टांग देगा, कभी भालू टांग देगा, कभी हाथू टांग देगा। कुछ लोग देखेंगे अरे बाप रे बाप वो जो 4 गो शेर है अशोक, नीचवा लिखवा देगा यहाँ पे। ऐसा ऐसा चीज हुआ था। आगे बढ़ जाए तो बताइए, स्तंभ लिखवाने का सबसे ज्यादा शौक अशोक को था। किसे था, अशोक का। उसी तरह शिलालेख मिला है, समझ आगे नहीं। शिलालेख मतलब किस पे लिखेंगे, पत्थर पे। अब ये बताइए यहाँ हम जो भी अभिलेख या शिलालेख लिखवाएंगे वो किसी न किसी राजा का होगा। हाँ, जब राजा आएगा तो राजा पढ़ लेंगे लोग। यहाँ पढ़ के हमको दिमाग लगेला बिना कोई जरूरत है जी। हाँ, क्योंकि अभी हम आपको बोलेंगे खारबेल, आपको पता ही नहीं चलेगा किस वंश का राजा है, कहाँ काम करता है, कहाँ नहीं करता है। लेकिन बस आप कंसेप्ट के लिए समझते रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभिलेख भी ये सब क्या है, सब पुरातात्विक स्रोत है जिससे हमें पुराने बारे में जानकारी मिलती है। तो ये चैप्टर में हमें बस ये पता करना है कहाँ कहाँ से हमें पुराने जमाने की जानकारी मिल सकती है। अब विदेशी यात्री देख लेते हैं। कौन सा, विदेशी यात्री। विदेशी यात्री बहुत हैं सब भारत में। कुछ भारत के बारे में लिखे हैं सब, कुछ भारत के बारे में नहीं लिखे हैं सब। तो विदेशी यात्री के बारे में देखते हैं कैसे पता चलता है कि ये अशोक का है। देखिए अशोक का पता ही नहीं चला कैसे। कई जगह इधर उधर घूमा गया तो देव नाम प्रियदर्शी लिखा था। देव नाम प्रियदर्शी, मैं ये संदेश देता हूँ। देव नाम प्रियदर्शी, मैं ये संदेश देता हूँ। एक जगह गुर्जरा और मास्की में गया तो लिख दिया देव नाम प्रियदर्शी, ब्रैकेटवा में लिख दिया अशोक। कहा बाप रे, जहां जहां खोजले हैं देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, ये अशोक है। ये क्या है, अशोक है। तो लोगों में, इतिहासकारों में विवाद हो गया। तो ठीक है अशोक है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वही अशोक है। इस सम्राट अशोक कहाँ लिखा है। अब जैसे हम ही लिख दें खान सर, खाली हम ही एगो खान सर हैं, नहीं ना। हाँ? हम ही एक है। अरे नहीं जी, मतलब होंगे तो बहुत लोग ना। अभी हाँ, जानते तो ऐसे आप लोग हम ही को हैं, ऐसे तो होंगे बहुत लोग यहाँ पे। आज से 1000 साल बाद थोड़ी ना, जैसे आप लोग हमारे समकालीन है तो आप लोग को लगता है कि हाँ, लेकिन 1000 साल बाद उस समय दिक्कत हो जाएगा। उस समय कई ठो खान सर आ जाएंगे। तो भाई राजस्थान का एक अभिलेख मिला, भबरू अभिलेख, वहां हुआ स्पष्ट बोला है देव नाम प्रियदर्शी अशोक मैं मगध सम्राट। तो अब समझ में आया कि भाई साहब, एक तो पहले पूरा देखो ये बैला सबको यहाँ पे, ये सबको भी लगता है कि नौकरी होगा इन सब। दिक्कत की बात यही है कि पैर के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन इन्हें यकीन नहीं है। कोई बात नहीं,
सपना देखने का अधिकार सबको है। मन ठंडा गया? हाँ, आगे बढ़े। तो पहले जितना लोगों को लग रहा था कि अशोक ये देव नाम प्रियदर्शी है कौन, तो फिर कर्नाटक के पास जाके देखने को मिला, तो जो वहां मिला गुर्जरा मास्की, वहां पता चला ये अशोक देव नाम प्रियदर्शी जो है वो अशोक है। अब वहीं से पता चल गया कि छोट मोटा आदमी तो भाई अभिलेख लिखवाएगा नहीं। आप क्या अभिलेख लिखवाएंगे? संदेश कारगिल चौक, गांधी मैदान कारगिल चौक पे तो क्या पढ़ने आएगा लोग? कोई पढ़ने जाएगा जी? आप कुछ बढ़िया काम कीजिएगा तब ना लोग सुनेंगे आपको। ऐसे ही जाके अपना प्रवचन दीजिएगा, मरबो करेगा आपको। भागे यहाँ से, जगह घेर रहा है, यहाँ अभिलेख लिखवाएगा, यहाँ पे किसी काम का नहीं। आपको क्या अनुभव है जीवन का? कुछ नहीं है आपको। अभी पिताजी के पैसे पे पल रहे हैं, जिस दिन अपने पैसे पे आएंगे फिर उसके बाद समझ में आएगा। अभी आपसे कोई क्या उम्मीद रखता है? कोई उम्मीद नहीं रखता है। अभी सब आपको आशीर्वाद देता है। एक बार जब अपने पैरों पे खड़ा हुई तब समझ में आएगा कि दुनिया उतनी अच्छी नहीं थी। काहे लोग साधु संत बन के भाग जाता है, नहीं समझे? ऐसे ऐसे देखिए कोई बहुत बड़ा आदमी चोट चढ़ के साधु संत बन के भाग गया। आगे बढ़े तो बताइए, अभिलेख वगैरह तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। पुराना इतिहासकारों का काम तो इसीलिए ना टफ हो जाता था, कैसे कैसे मिला के रखना है। पूरा भर हिंदुस्तान खोज दिया, देव नाम प्रियदर्शी लिख रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तुम बहू की आज नहीं ना सुत रही है, तुम्ही को कह रहे हैं। दूसरा कौन सुतता है? ये भगवान, इनको पता है हम ही सुतल रहते थे, हमारे पास दिमाग है। लड़का सब तुम लोग को भी टाइम से सो जाया करो लोग, टाइम से जग जाया करो लोग। यहाँ आके सुतल जगल करेगा तो पिटेबो करेगा लोग। आगे बढ़े। अब देखते हैं विदेशी यात्री। क्या देखते हैं? विदेशी यात्री। बताइए, इतिहास के जनक का नाम हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। आप लोग को कल इसका पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ मिला है? हाँ, कल आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। हाँ, अच्छा, बुक जी दे देंगे। बुक छप रहा है थोड़ा सा, तो ज्यादा एक दो को छपेगा तो आप लोग को नहीं ना दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। हेरोडोटस इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस ने क्या लिखी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक। टालमी ने ज्योग्राफिका लिख दिया। हेरोडोटस ने हेरोडोटस क्या लिखा? टालमी ज्योग्राफिका। हिस्टोरिका किसने लिखा? ज्योग्राफिका टालमी ने लिखा था। किसने लिखा था? टालमी। मेगास्थनीज को बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे। टालमी ने क्या लिखा? ज्योग्राफिका। प्लिनी ने लिखा था आपका नेचुरल हिस्टोरिका। प्लेनी ने क्या लिखा? प्लानी ने नेचुरल हिस्टोरिका। प्लानी ने तो नेचुरल हिस्टोरिका। और हेरोडोटस ने हाँ नेचुरल हिस्टोरिका, ज्योग्राफिका, नेचुरल हिस्टोरिका। अच्छा, नेचुरल हिस्टोरिका। अब अज्ञात व्यक्ति ने लिख दिया। अज्ञात व्यक्ति जो पते नहीं चला, ये तो औरों खतरनाक था, अशोकों से खतरनाक। हाँ, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये किसने लिखा है? अज्ञात व्यक्ति आके लिख के चल गया, पता ही नहीं चला है। हेरोडोटस ने, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका, टालमी अज्ञात, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, मेगास्थनीज इंडिका,
मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक? इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका कौन सी पुस्तक? ये सोच आया था, पता है, ये हमला, इसका मालिक हमला करने आया था भारत में। इसके मालिक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर आया था हमला करने बिहार में। यहाँ जब हमला करने आया तो रथे फंस गया, बवाले हो गए यहाँ पे। और यहाँ का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की खासियत है, जिनका मारता था उन्हीं के बेटी से बियाह करता था। समझ में गया? जिनको मारेगा युद्ध में उन्हीं की बेटी से बियाह करेगा। धनानंद को मारा, उन्हीं की बेटी से बियाह कर लिया। समझ में गया कि नहीं आएगा? आगे पढ़ेंगे हम लोग दूरधरा वगैरह के बारे में, लेकिन ऐसे तनी मनी लक्षण समझिए। जो युद्ध करने आता था ना, युद्ध में हराता था, उसके बाद देखता था बेटी ठीक है, बियाह कर लेता था, दहेज वही ले लेता था यहाँ पे। हाँ, आगे बढ़े। तो चंद्रगुप्त मौर्य से झगड़ा करने चला आया था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर हार गया। सेल्यूकस निकेटर हार गया तो कहा कि आपको इतिहास नहीं पता है, पहले तो दहेज में निपटाइए, हम जमीन लेंगे। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा दहेज में ले लिया। उसके कहा कि दहेजवा का कौन सी का बेटी, समझा गया कि नहीं? तो कार्नेलिया को भी कहा इन्हों को लाइए। समझा गया कि नहीं? आ गया यहाँ पे। अब पहल की करी हमार का हो तो समझा गया कि नहीं? आ गया। अब लो, पहले के राजा हो जाए ना 3-4 बियाह कर लेता था सब। पहले की लड़की से सीधा साधा रहती थी सब। 3-4 को एगो लड़का, एगो आदमी बियाह करके 3-4 को संभाल सकता था। आज एगो ना संभलती है किसी से। नहीं समझ में आ गया? 2 को बियाह कर लेंगे ना तो कान में से धुआं फेंकेंगे सुन यहां से। हाँ, आजकल 2 को बियाह करना बहुत टेंशन का काम है, नहीं हो गया है? एगो जिनको बियाह हो गया ना, वो देखिएगा, वो सब चीज का एक लक्षण होता है। जैसे कोरोना 14 दिन बाद लक्षण दिखाता है ना, तो बियाह शादी होगा तो तुरंत लक्षण थोड़े दिखा है, 1.5 साल बाद। समझ में आ गया कि कितना साल बाद? अब तुम लड़का लोग याद रखना, जिस दिन बियाह होगा फर्स्ट दिन से ही तुम लोग को अब ध्यान से रखना है। यहाँ पे एक जना तो ऐसा करे, कोई बात नहीं, एक ने हमको पनीर का सब्जी बना दे, नहीं आता है हमको बनाने का, कोई बात नहीं, ये कोई बात है, सीख लो, आज ही से स्टार्ट करो। ये कोई बात होता है? नहीं जानती हो तो सीखो, आज से सीखो, देखो हमेशा ठीक रहेगा। किसी को, इंसान को, अगर देखिए, अगर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, आप उसको 1 मिनट भी मत छोड़िए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, करो यहाँ पे। नहीं समझा? लड़की लोग, आप खाना न बनाइए वो अलग बात है, लेकिन आना चाहिए। हम गाड़ी नहीं चलाते हैं लेकिन आता है। ड्राइवर जिस दिन नहीं रहेगा, बीमार पड़ जाएगा, हम लेके निकल देंगे। समझा गया? तो आपको, आप ना बनाइए, आपका जॉब है, टाइम नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आना चाहिए। और खाना बनाने में कौन सी मतलब बहुत बड़का कोनो तूफान तो नहीं है। नहीं समझे? लड़कों से सीख लिया करो लो, आगे बढ़। हाँ, ऐसा तो तुम लोग खाना बनाने में भड़क गई, जिसे लग रहा है पूरा दुनिया खाना तुम ही लोग बनाती हो। बारात में खाना कौन बनाता है? लड़का। बड़े होटलों में ज्यादा कौन बनाता है? भंडारा में कौन बना रहा है? तो फिर सीख लिया करो थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। आई कौन जी घर में 4 आदमी के बनाने वाला खाना होता है, वो घरों में 4 आदमी वाला वो जो बन जाता है उसको कह रहे लोग। हाँ हाँ, तो कभी लड़का लोग खाना बनाना सिखा दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लड़का सब लेकिन बड़ा फुहर टाइप का बना देता है सब। लहसुन जो होगा ना ऐसे ही बिना छीले ठकूच देगा सब, नहीं होता है, चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, बस यहाँ पे नहीं, उतना भी नहीं। लड़की लोग को भी खाना बनाने में इतना एक्सेस समय नहीं दे देना चाहिए कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। बना के खत्म करो अपना, जैसे मतलब खाना में थोड़ा पौष्टिक आहार होना चाहिए। भी कौन सी बुझार आएगी क्योंकि ये कहो को लहसुन लेके ओका मूड़ी तूर रहे हैं, पोंछ काट रहे हैं, फिर कपड़ा उतार रहे हैं उसका, चल बैठ यहाँ पे। इतना झमेला कौन पालेगा जी यहाँ पे? वो लड़का छोड़ाया, तनी मनी गर्दा वर्दा उड़ाया, कंबल उम्बल उसका उतार के फेंका, चल उतारे, नहीं चादर कंबल हटा, यहाँ पे ले जाके गिलास में ठकुच दिया बेलन उल्टा करके, हो गया। नहीं समझ आया?
हम लोग जब पढ़ते थे तक ये सब जो जितना फालतू डिपार्टमेंट था तू हमरे था। कोनो चीज को ठकुचने का ठकुच देते थे, कबू कबू उठ पटांग जिसको नहीं हो ठकुचने का ठकुच देते थे उसको। हाँ, ये सब खाना वाना बनाने में लेट किया कर। अब लड़का सबको देखते हैं मिर्चा काटे, अरे कटले बिना क्या जरूरत है, बीचवा में से फाड़ के डाल दो उसको। रीजन क्या है, बीचवा में से काट के डाले रहोगे ना तो आतंक मचाएगा नहीं, कहीं कहीं दिखते रहेगा रे चोट्टा कहीं निकल साइड में। और इतनी इतनी डाल दोगे ना तो कहीं वो घुस के नीचे से चल जाएगा। यहाँ आओ बती तो हम यहाँ पे कचाक दादा सोच रहा कचरा गई लो, यहाँ बहुत खचरा होता है सब छोटका छोटका, इसलिए कभी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा। बीच में से चीजिए डाल दीजिए यहाँ पे, चल तो दिखते रहेगा यहाँ पे। नहीं समझ में आया? ई सब तो लड़की सब एगो प्लेट में लेगी सब तो खूब अस्थिर प्याज मिर्चा अदरक हल्दी लहसुन एकदम। देखो तो मेरे जैसा दिख रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस हिस्टोरिकल, हेरोडोटस टालमी ज्योग्राफी, प्लिनी मेगास्थनीज इंडिका, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अज्ञात आदमी आगे लिख के चल गया, पहला पता नहीं चला कौन आदमी आगे लिख के चला गया। किसने लिखा है? अज्ञात, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब चार को राइटर को आपको सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि ये पूछा हुआ है। फाहियान इत्सिंग पहले आपको याद रहेगा, पहले कौन था? फाहियान। हालांकि जब आप चंद्रगुप्त मौर्य, जब आप गुप्त वंश पढ़िएगा तो हम आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय फाहियान आया, फौकी था, ये उसके बारे में अलग है, लेकिन सीक्वेंस पूछता है। इसमें लिया भी हुआ है सीक्वेंस वहां पे, फाहियान, संयुगिन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। फाहियान, संयुगिन, सीक्वेंस याद रखना है। पहला कौन सा सीक्वेंस? फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। कौन सा? इत्सिंग, इत्सिंग। इस सीक्वेंस याद रहेगा, ये सीक्वेंस से पूछा हुआ है बीपीएससी में, ये सीक्वेंस पूछा हुआ है, ये लाइन से सीक्वेंस है। आपको ना इसमें से ना रैंडम उठा के इधर उधर देगा। सबसे पहले कौन आया? फाहियान, उसके बाद संयुगन, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग, इत्सिंग। अब ये ना आपको ना इतना नहीं ध्यान रखना है कि किस राजा के काल में आया था, ये भी नहीं ध्यान देना है आप लोग को कि कौन सा मतलब क्या किया, क्योंकि इसके बारे में जैसे राजा के बारे में आएंगे आपको ये बात पढ़ाना होगा यहाँ पे। इसलिए अभी आप लोग को ना ये सब स्ट्रक्चरिंग में ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर दीजिए, वरना दिमाग बोझिल हो जाएगा यहाँ पे। या हम देखें एक फालतू फालतू अभिलेख बताए हैं, अरे जब राजा बताएंगे, अब अशोक का अभिलेख यही बता दे, फिर अशोक में कौन सी बताएंगे? सिक्का अशोक में बता देंगे। अभी बस हम आपको ये बता दिए कि अभिलेख कैसे कैसे लिखाता है। उसी तरह बस ये चार को नाम याद रखिएगा, फाहियान, संयुगन, इत्सिंग और ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग। सबसे लास्ट में ईटीसी आता है, देखते हैं सबसे लास्ट में बसता आदमी ईटीसी लिख देता है, तो वैसे ही सब इत्सिंग लिख दीजिएगा, ईटीसी की जगह इत्सिंग, ईटीसी की जगह इत्सिंग, तो सब लास्ट में चल जाएगा। सब चीनी है, सब चाइनीज है सब। फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान, संयुगन, इत्सिंग, सबसे लास्ट में इत्सिंग, फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग, इत्सिंग। हो गया? आप देखो बाबू ध्यान से, इसकी किताब का नाम नहीं ध्यान रखना है। फ से फाहियान, फ से फोक्यूकी, फ से फाहियान, फ से फोक्यूकी। बाकी ये सब अपने चल गया, सब किताब उताब नहीं लिखा। ह्वेनसांग किस तरह? सी यू की, सी क्यू की, सी क्यू की, सी क्यू की। फाहियान का फोक्यू की, फाहियान का फोक्यू की। ह्वेनसांग का सी यू की, सी यू की। अब इसके बारे में हम इसलिए डिटेल नहीं बता रहे हैं क्योंकि आगे पढ़ना है, लेकिन हेरोडोटस के बारे में आगे पढ़ना ही नहीं है, टालमिया के बारे में पढ़ना ही नहीं है। बैल था ससुराई, टालमिया बैल था। अरे बोलता था सूरज घूमता, सूरज घूमता है, हम लोग चुपचाप हैं। हाँ इटालमी, आप अपनी किताब में लिख ले, ज्योग्राफिका में पूरा विधिवत कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। बताओ, चक्कर लगा रहा है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। बताइए इनको कौन बोला था? ये टालमी। अब बकायदा किताब में लिख के छपवाया भी था, नहीं समझे? तो ऐसा एक से एक रहता है सब। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं?
आपको खाना बनाने आता है जो दूसरे को सिखा रहे हैं? हमको जो मेरी जरूरत का चीज है वो हमको सब आता है, हम करते नहीं हो अलग बात है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हमारी जरूरत का चीज रहेगा हमको रीजन, लेकिन आदमी का काम वही नहीं ना है, उससे भी जो आपको आना चाहिए ये चीज को। लड़की सबको कौन बतिया बोलेंगे ना तो एकदम सीरियस ले लेगी सब। लड़का सब में क्या है ना, अगर उसको ऐसे बोलेंगे आलतू फालतू चीज तो उसको वो सबको बोलते ही नहीं है। गलती कहाँ करता है सब सब अब गलती करे तब तो बोला जाए। बताइए, देवताओं से गलती ही नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं आप, हम समझ रहे हैं आपकी तकलीफ को, कोई बात नहीं। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेचारी इंतजार कर रही है, गलती करने दीजिए। अरे वो सब तो दो चार गो है सब लड़का सब, वो अलग बात है कि दूसर ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं था उसके जन्म के समय नहीं समझ में, कभी कभी नहीं ग्रहण के जगावल हो जाता है कोनो कोनो। हाँ तो उतना उतना चलता है। ये सीक्वेंस याद रखिए यहाँ पे, फायान, संयुगन, सांग और इत सिंह। आई सब का बाद में आगे चर्चे नहीं मिलने वाला है। मेगा स्थनिज का मिलेगा, काय के लिए एक ना मालिक आए थे हमला करने, का बिया हो गया यहीं पे, लेकिन उसको डर था यार ये चंद्रगुप्त मौर्य पहले से बिया कैले है, फिर हमारी बेटियों को ले जा रहा है। हम तिलक लेके तो गए नहीं थे, युद्ध करने गए थे, मार हो गया, बेटी दे दिया। हमारी बेटी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। दूसरा यहाँ का भाषा अलग है, लिट्टी चोखा खाएगी कि नहीं खाएगी, तो अपने साथ वो मेगास्थनीज को दे दिया कि भाई तुम ये रहो, हमारी बेटी को कोई दिक्कत हो तुरंत व्हाट्सअप करना हमको। तो उसका व्हाट्सअप संग्रह का नाम क्या है हिंदी का, सारा चीज लिखता रहता, एकदम लिखते रहिए, कुछ दिक्कत होगा तब। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य बहुत मानता था, समझ आ गया कि नहीं आ गया? मानता बहुत था। किसको? कार्नेलिया मानता बहुत था। यहाँ पे आदमी उदमी सब जो भी लेटेस्ट रहता है उसको बहुत मानता है। आगे बढ़े, बाकी इसमें है आपका इब्न बतूता अब्दुल रज्जाक की, आगे पढ़ना है। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था, अब्दुल रज्जाक जो आया था वो फारस से आया था। कहां से आया था? फारस से आया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत तो बताइए इतना तर में, तो फिर हम साहित्यिक स्रोत में चलते हैं। यहां तक में याद हो गया? ये जरूरी है याद होना, इसके बाद का जरूरी नहीं है। अलबरूनी वगैरह विदेशी यात्री याद हो जाएगा। सारे विदेशी यात्री एक जगह थोड़े लिखेंगे जी, जब राजा आएगा उसकी जगह लिखते जाएंगे। इस सब का आगे चर्चा ही नहीं होने वाला है, इसलिए इसको यहीं चमका दिए। चमक गया ना? जहां चर्चा नहीं होने वाला उसको यहीं चमका देते हैं। बताइए, अशोक का पहला अभिलेख कहाँ मिला है? एशिया माइनर में। कहा? एशिया माइनर में। कहा? बोगज गोई। कहाँ मिला है? बोगज। एशिया माइनर में बोगज गोई, एशिया माइनर में बोगज। आगे बढ़ जाए ना, किसी को दिक्कत नहीं है? अब किधर चलते हैं? साहित्य पे। किधर चलेंगे बाबू? साहित्य पे मिलेंगे। कहाँ चलते हैं? साहित्य पर। साहित्य पे चले? किसी को दिक्कत नहीं ना? साहित्य में 3 टाइप के साहित्य होंगे। कौन कौन से साहित्य होंगे? पहला आपका गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक। और दूसरा क्या होगा? धार्मिक। क्या होगा? धार्मिक। अधार्मिक 3 कैटेगरी में चला जाएगा। कौन कौन? जैन, बौद्ध, हिंदू। जैन, बौद्ध और हिंदू। जैन, बौद्ध और हिंदू, यही ना 3 टाइप में चला जाएगा। हिंदू उस समय ब्राह्मण धर्म बोला जाता है हिंदू को। हिंदू को उस समय ब्राह्मण धर्म क्या कहा जाता था? ब्राह्मण धर्म बोला जाता था। हिंदू का ये है ब्राह्मण। गैर धार्मिक स्रोत में कौन सा आ जाएगा? मृक्ष कटिगम आ जाएगा। आपका अर्थशास्त्र, इसकी चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इसमें राजनीति की चर्चा है। अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा है? राजनीति। अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा है? राजनीति की चर्चा है। हाल इसमें नाम भले अर्थशास्त्र लेकिन है चर्चा किसकी? राजनीति।
और जब चाणक्य को पढ़ेंगे तो इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत लिखे गए हैं, कितने राजा के पास कौन से गुण होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। आजकल गांव में देखिएगा तो कोनो नियम चिपका के कहेगा ये चाणक्य नीति है, अरे बैल कहीं का चाणक्य नीति है। कोनो नियम चिपका देगा, कहेगा ये कौन सी नीति है, चाणक्य नीति है। लग रहा है कि इलायचीदाना है चाणक्य नीति यहाँ पर। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, चाणक्य की। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, चाणक्य। किससे संबंधित, अर्थशास्त्र की राजनीति से, किससे, ये किससे संबंधित है, राजनीति से। इसी तरह आपका पुस्तक का नाम है, इसमें ये और भी कोई भी किस पुस्तक लिख सकते हैं पुराने जमाने का, मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम। मिट्टी के खिलौने के बारे में इसमें क्या है, चर्चा है, मृक्ष कटिकम है, इसमें चर्चा है यहाँ पर। इसी में कई टाइप का है, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, इसमें 2 राजा रानी की चर्चा है, देवी की चर्चा है और चंद्रगुप्त की चर्चा है, तो देवी चंद्रगुप्तम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी तरह कई पुस्तकों की चर्चा है जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्राचीन काल की पुस्तक है। अर्थशास्त्र हो गया, मनुस्मृति कानून से संबंधित है। पंचतंत्र जो है वो भी धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए मनुस्मृति जो है वो किससे संबंधित है, मनुस्मृति कानून से संबंधित है। पंचतंत्र सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अगर किसी पुस्तक का अनुवाद किया गया तो किसका है, पंचतंत्र का। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक पंचतंत्र। कानून की पहली पुस्तक मनुस्मृति, कानून की पहली पुस्तक मनुस्मृति। अब मनुस्मृति पे कई बार ऐसा लगता है कि इनमें शूद्रों को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया है मनुस्मृति के बारे में। दूसरा महिलाओं के बारे में, महिलाओं को भी उतना उचित अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। तो अलग अलग चीजें हैं इसमें, समझ में आ गया कि नहीं। अभी राजनीति का क्या बन गया है, मुद्दा बन गया है। अब प्राचीन काल में शूद्रों के साथ बहुत बुरा भेदभाव होता भी था, समझ में आ गया कि नहीं। इतना ना बुरा सताया लोग कि उन लोग के दिमाग में डर बैठ गया है यहाँ पर, समझ में। एजुकेशन से दूर रखा। अब अगर किसी को ना बर्बाद करना है ना तो 2 काम बस कर दीजिए, उसको शराब का लत लगा दीजिए और एजुकेशन से दूर कर दीजिए। एजुकेशन से दूर करेंगे ना तो धीरे धीरे बर्बाद होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ एगो शराब का लत लगा दीजिएगा ना तो कहते हैं ना सोना पे सुहागा, 10 साल में उसका पूरा चीजें तहस नहस हो जाएगा। यहाँ पे बातचीत का तरीका, खाने पीने का तरीका, व्यवहार का तरीका, सोचने का सब बदल जाएगा, यहाँ पे सब रद्द हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं। एक नॉर्मल आदमी को अगर देखिएगा ना आप, उसको जैसे मान के चलिए मोदी जी 15-15 लाख रुपया भेज दिए तो आधा तो सनक जाएगा सब 15 लाख देख के, समझ में आएगी नहीं, सनक जाएगा सब देख के। अब कहेगा अब कौन चीज, अब चढ़ के रहना है, पैसा आ गया। आप मेंटेलिटी देखिएगा ना गांव में कई आदमी का, नौकरी हो गया किसी का बेटा का, तो अब कौन चीज खाएंगे, अब कौन चीज कमी, चढ़ के रहेंगे हम। अरे रहो ना जैसे रहना है, चढ़ के कौन चीज रहोगे। तो एजुकेशन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवादित पुस्तक पंचतंत्र। कानून की पहली पुस्तक मनु, नामे है मनु, ऋषि मनु ने लिखा था। किसने लिखा था, ऋषि मनु ने। बताइए अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, हाँ राजनीति से। किसने लिखा था, चाणक्य। किसने लिखा, चाणक्य। मनुस्मृति का संबंध कानून से, किसने लिखा, ऋषि मनु ने। किसने लिखा, ऋषि मनु। सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवादित पंचतंत्र, किसने लिखा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। शूद्रक ने लिखा मृक्ष कटिकम। क्या लिखा, मृक्ष कटिकम। किसने लिखा है, शूद्रक ने। मृक्ष कटिकम का मतलब था मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। कलहन ने लिखा राज तरंगिनी, कश्मीर का इतिहास है। कलहन ने क्या लिखा, राज तरंगिनी, किसका इतिहास है, कश्मीर का। अब बताइए अगर हम इसी चैप्टर में सारी किताबों को पढ़ने लगे तो फिर आगे जाके क्या पढ़ेंगे, नहीं ना, राजा के समय पढ़ेंगे। बस यहाँ आपको आइडिया लगना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज़ों के बारे में, कैसे प्राचीन, जैसे सिंधु सभ्यता की जानकारी खुदाई से मिली और पाषाण काल की जानकारी हमें पत्थरों के से मिली यहाँ पे, उसी तरह ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें ज़्यादातर ऐतिहासिक उससे पुरातात्विक से तो मिला ही है, ज़्यादातर किससे मिला है, साहित्य से। चाहे वो विदेशी साहित्य हो चाहे भारतीय साहित्य, इसके बारे में जानकारी मिला है। तो वो जो भी लिखे हैं वो राजा वजा के बारे में लिखे हैं ना। जैसे आपकी कुछ भी परिचय लिखेगा तो अपना नाम पता एड्रेस तो लिखिएगा ना। तो बताइए धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले साहित्य में सबसे पहला साहित्य गैर धार्मिक, विष्णु शर्मा की पुस्तक, ऋषि मनु की पुस्तक, शूद्रक की पुस्तक, मृक्ष कट मतलब होता मिट्टी का खिलौना। मृक्ष कटिकम का मतलब क्या होता है, मिट्टी का खिलौना। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, आगे बढ़े।
राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक, हाँ, कानून से संबंधित पहली पुस्तक, सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में। अब कौन सा पुस्तक? जैन। और उसके बाद अंग उपांग पुस्तक का संबंध किससे है? जैन से। अंग उपांग, अंग और उपांग जैन ग्रंथ से। अंग और उपांग 16 पूर्वा, 14 पूर्वा, 14 पूर्वा का संबंध, अलग अलग चीजों का संबंध है यहाँ पे। अब बताइए, जैन जब धर्म पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो अंग में क्या लिखा है, उपांग में क्या लिखा है, नहीं पढ़ लेंगे। अब बौद्ध धर्म में देखेंगे यहाँ पे, तो बौद्ध धर्म में जातक, कौन सा? जातक ग्रंथ है। ललित विस्तार है, कौन सा है? ललित विस्तार, ललित विस्तार है जातक ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, कौन सा पुस्तक? अंगुत्तर निकाय। तो जातक पुस्तक का संबंध बौद्ध, जातक बौद्ध, ललित विस्तार बौद्ध, ललित विस्तार बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म, अंगुत्तर निकाय बौद्ध, ललित विस्तार अंगुत्तर निकाय, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अब ये बताओ कि हम जातक में क्या लिखा है यहाँ बताएंगे, कहाँ बताएंगे? जब बौद्ध बताएंगे। तो अभी तो हम वैसे ये बता रहे हैं कि आपको अभी जो आगे पढ़ना है उसके बारे में जानकारी कहाँ से आई है, नहीं समझे? कोई दिक्कत? यहाँ हम उसी चीज के बारे में बताएंगे जिसको आगे भेंट नहीं होगा। जैसे मेगास्थनीज से, इससे क्या नाम है, टालमिया से भेंट नहीं होने वाला है, हेरोडोटस से नहीं होने वाला है, इस सबसे भेंट होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अंग उपांग का संबंध किस धर्म से? जातक, ललित विस्तार, अंगुत्तर निकाय, त्रिपिटक बौद्ध, 3 गो किताब है इसलिए त्रिपिटक कहते हैं। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो 3 गो पिटक, इसलिए उसे क्या कहते हैं? त्रिपिटक। कितना है? 3 गो। सही समझे? चतुर्वेदी अगर किसी के नाम के आगे लिखा है तो कै गो वेद पढ़ा है? त्रिवेदी लिखा है तो द्विवेदी लिखा है, एक को पढ़ा है तो वेदी, किरण वेदी, वेदी एक वेद है तो वेदी, 2 गो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी सुने हैं? 4 गो वेद है तो पंचवेदी आएंगे। कौन सी एक्स्ट्रा कौन सी पढ़ लिए हैं? नहीं समझे? आप में कोई द्विवेदी है? हाँ, 2 वेद वाले हैं लोग। चतुर्वेदी भाई, द्विवेदी ने, चतुर्वेदी पहले शुरू करते। चतुर्वेदी एक तो बस, 4 वेद मतलब। अच्छा, अब तो लोग खानदान के हिसाब से लिख लेते हैं कि भैया हमारे खानदान में कोई हो अब तो जातियां वंशानुगत न चलती है, लेकिन प्रारंभिक काल में जातियां वंशानुगत नहीं थी। आप 4 वेद के हैं तो चतुर्वेदी, आपका भाई दुए पढ़ा है तो आप चतुर्वेदी लिखेगा, वो द्विवेदी लिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कौन एक वेद पढ़ा है तो वेदी लिखेगा। अब पता चला उसका लड़का कुछ नहीं पढ़ा है, नौकरी करना है तो शूद्र लिखेगा। और उसका बेटा गया सेना में भर्ती हो गया तो लिखेगा आपको क्षत्रिय। और का बेटा जाके पूजा पाठ करा रहा था ब्राह्मण। तो पहले जो था ना, जाति जो था वो किस आधार पे था? हाँ, कर्म के आधार पर। हमसे पूछता है साहब की जाति क्या? हम हमेशा शिक्षक बोलते हैं। अधर्म हिंदुस्तानी बोलते हैं, आजादी क्या बोलते हैं? शिक्षक। हम बोलते हैं अपने प्राचीन भारत की मान्यता के हिसाब से, बाद में लोगों ने उसे चेंज कर दिया, अलग बात है। हमारी जाति तो शिक्षक ही है, नहीं समझा? हमारे यहाँ परंपरा यही था कि अब कौन सा काम करें। एक ही घर में पहले 4 जातियां होती थी, कौन सा काम करते थे उस हिसाब से आगे बढ़े। तो अब हम लोग कल इसको खत्म करके उसके बाद से मेन अपने इतिहास में स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? कल आपको पीडीएफ दे देंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए, टेस्ट हम बोले थे ना, ओ माय गॉड, कल ले लें? अच्छा, तो कल टेस्ट तो आज थोड़ी देर का हो जाएगा, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में हम आपको ना 15 मिनट में क्या ले लेंगे? टेस्ट। 15-20 मिनट में टेस्ट खत्म हो जाएगा शुरुआत में।